आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक छोटी सी वीडियो को लेकर के आपके समक्ष आया हूं क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा पर्सनली सवाल आ रहे हैं कुछ मुद्दों को लेकर के। जैसे आज ही एक नोटिफिकेशन डाला था, HPSC ने अपनी साइट पर डाला है रिजेक्शन के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि ये रिजेक्शन नोटिफिकेशन आखिर है क्या और इसका अदर सब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि जिनका स्क्रीनिंग एग्जाम हो चुका है उनका सब्जेक्टिव एग्जाम किस मंथ में होगा, और एक जिनका सिलेक्शन यानी कि जो इंटरव्यू अभी आया हुआ था तो उनका मेवात कैडर में भी हुआ है और हरियाणा कैडर में भी हुआ है। तो वो कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि उनको मेवात वाला स्टेशन मिलेगा या हरियाणा कैडर उनको मिलेगा। तो इस पे भी काफ़ी सारे सवाल आपके आ रहे हैं और एक छोटी सी हम चर्चा करेंगे रिजर्वेशन का जो केस HPSC PGT भर्ती पर चल रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। यदि आपको लगता है कि ये आपके काम की है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहे हैं, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो इस करके वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन जो अपनी बात होती है वो कम्युनिटी पोस्ट के जरिए लिख करके आप तक पहुँच जाती है। मैं लिखता रहता हूँ उस पर, तो इससे आपका भी टाइम बच जाता है और मेरी भी जो सूचना होती है, जो अपडेट होती है वो आप तक पहुँच जाती है। तो चलिए बात करते हैं PGT भर्ती के जो ये मुद्दे हैं इनके बारे में। देखिए, आज HPSC ने एक रिजेक्शन के लिए आप बोल सकते हैं एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 35 कैंडिडेट को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इनके मेल पर भी इनको बताया गया है कि इस वजह से आपका ये रोल नंबर रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है। इस पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये रिजेक्ट अभी तक नहीं किए गए हैं, ये एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया है उन कैंडिडेट से जो 35 कैंडिडेट्स का रोल नंबर जारी किया गया है। इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी तो इस करके इनको कहा गया है कि आप अपना जो स्पष्टीकरण है वो मेल के माध्यम से 5 तारीख और 3 बजे तक का समय दिया गया है और मेल का जो है इन्होंने एड्रेस लिखा है। तो इनको कहा गया है कि उस पर अपना स्पष्टीकरण ये दे दें ताकि इंटरव्यू के अंदर फिर इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इसलिए डाला गया है, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव कोई चीज़ नहीं है। ये इसलिए है सिर्फ कि ये कैंडिडेट्स अपना स्पष्टीकरण दे दे तो इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्योंकि इंटरव्यू के तुरंत बाद रिजल्ट डालना होता है, HPSC ने डाल रही है पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, तो ताकि वो फाइनल रिजल्ट सही कैंडिडेट्स का आ सके, क्योंकि फिर इसमें जो होती है वो वेटिंग लिस्ट नहीं लगती। इस करके ये नोटिफिकेशन डाला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में कमी है उसको दुरुस्त किया जा सके। इसमें मेल के माध्यम से कुछ कैंडिडेट को कहा गया कि उनका एस्टेट था और वो अब वैलिड नहीं है। देखिए, थोड़ा सा डीपली इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। हरियाणा में पहले 2010 से पहले शायद एस्टेट होता था, 10 या 12 से पहले स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद एस्टेट होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एस्टेट जो था वो सेम एस्टेट के इक्वल था और उसकी वैलिडिटी पहले 5 होती थी, लेकिन एक नोटिफिकेशन डाल दिया गया था कि एस्टेट और एस्टेट की जो वैलिडिटी है वो 7 साल होगी। तो जब HPSC ने PGT की भर्ती जारी की तो उसमें HPSC ने 2012 के सर्विस रोल ग्रुप B गजटेड पोस्ट के लिए जो बनाए हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उनका हवाला दिया था और उसमें ये कहा गया था कि PGT की एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये कहा गया था कि एस्टेट को और 2012 से, यानी कि 2012 में ये सर्विस रूल बने थे, इनसे पहले जिनकी B.Ed नहीं है उनको इसमें कंसीडर किया जाएगा। ये सर्विस रूल में से जो 2012 के है, बस एक छोटी सी लाइनें यानी कि 2-3 लाइनों को ही, एक ही रूल को एडवर्टाइजमेंट में कॉपी पेस्ट कर दिया था, जो कि थोड़ा सा गलत आप इसको कह सकते हैं। लेकिन बाद में HPSC ने कोरिजेंडम डाल करके इसमें सुधार कर लिया था और उसने बता दिया गया था उस नोटिफिकेशन में जो कोरिजेंडम था कि ये एस्टेट का जो मुद्दा था ये था। वो था क्या, इसमें ये कहा गया था कि 2012 से पहले जिनका एस्टेट हो चुका है उनको कंसीडर किया जाएगा। ये 2012 के सर्विस रूल में लिखी गई है और जिनकी 2012 से पहले B.Ed नहीं है उनको भी कंसीडर किया जाना था। लेकिन सर्विस रूल में जो बात नीचे लिखी हुई है इस लाइन के, वो ये भी थी कि इनको सिर्फ एक भर्ती के लिए कंसीडर किया जाएगा। जो सर्विस रूल बनने से पहले जिनकी बात थी, एस्टेट था या उनकी B.Ed थी। एक भर्ती हो चुकी है 2015 में, तो अब 15 के बाद ये दूसरी भर्ती है, तो इसलिए इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और यही कोरिजेंडम के द्वारा HPSC ने बता दिया था कि ये ऐसे था। अब जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनका पेपर तो HPSC ने लिया है, लेकिन अब उनको एक नोटिस भेज दिया है कि एस्टेट जो था उसकी वैलिडिटी 7 साल यानी कि 2017 तक शायद वो खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद वो वैलिड नहीं है और इस करके इनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक EWS और BC का जो सर्टिफिकेट है वो कईयों ने
कई कैंडिडेट्स ने पुराना लगा रखा है, तो उनको ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो इसकी जगह लेटेस्ट लगाए, लेटेस्ट जो आपका सर्टिफिकेट है। और जो छोटी मोटी आपकी डॉक्यूमेंट से लेके जो इशू है उनको HPSC ने मांगा है। तो ये कोई बुरा नोटिफिकेशन नहीं है, कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये अच्छा ही है, ताकि ये बच्चे जो ये कैंडिडेट हैं ये अपना नोटिफिकेशन ये मेल के माध्यम से अपना इसको त्रुटि को दूर कर सकें और आगे इंटरव्यू में इनको कोई फिर प्रॉब्लम ना आए और तुरंत रिजल्ट आए तो बच्चों की ज्वाइनिंग हो सके। तो ये कोई गलत नहीं है, ये बहुत सही है नोटिफिकेशन और इससे प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब दूसरा बात करते हैं जिनका स्क्रीनिंग हो चुका है उनका सब्जेक्टिव कब होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टेस्ट सीरीज़ का मैंने जिक्र किया था और सजेस्ट किया था कि आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। कुछ भाइयों ने ये कहा कि भाई आप तो प्रमोशन करने लग गए। देखिए भाई, प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन टाइम आएगा तो शायद शुरू भी कर दूंगा। ये कुछ साथियों ने भेजा था, वो नहीं जानते थे और उन्होंने पूरी टेस्ट सीरीज मुझे दिखाई थी और कहा था कि एक बार ये थोड़ा सा सजेस्ट कर दे बच्चों को। ये प्रमोशन के लिए नहीं था, मैंने खुद देखा, मुझे अच्छी लगी। एक दो मेरे फ्रेंड हैं पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको मैंने दिखाया, उनको भी ठीक लगी। तो इसकी फीस थी 15,000 रुपये। मैंने इनको कहा था कि मैं इनको सजेस्ट कर दूंगा लेकिन आप फीस कम कर दीजिए इसकी। तो इस करके मैंने इसकी फीस को 10 के करीब करवा दिया था उनसे, 15 इसकी थी। फैसिलिटी बहुत अच्छी थी इनके पास, एक्सपर्ट के रिव्यू थे इनके पास, तो एक्सपर्ट थे जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो ऐसा 10 मैंने करवा दिया था, लेकिन जब मैंने इसको सजेस्ट किया तो बहुत सारे कमेंट्स नीचे आए थे और उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा फीस है, हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर इतने सारे कमेंट्स थे, वो मैंने इनसे फिर से बात की है और इन्होंने ये कह दिया है कि ठीक है, हम और ज़्यादा फीस कम कर देंगे। और आप इनके पास फ़ोन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और अच्छी तैयारी हो, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और काफ़ी फ़ीस ये आपके लिए कम कर देंगे। और किसी की जायज़ प्रॉब्लम है जो दे ही नहीं पाता, वो भी इनसे बात कर सकता है। उनके लिए भी मैंने इनको कहा है कि जिनकी स्थिति बिल्कुल नहीं है वो भी आप इनसे बात कर सकते हैं। दूसरा एक इन्होंने अपने आप से भी ये भी कहा है कि मिनिमम पे करके, यानी कि 1000 जो शायद 2000 कितनी है, इनसे बात करके आपको पता चल जाएगी, उसको पे करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वहाँ पे आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्ट्स हैं, आप इनसे चाहें तो बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की एग्जाम डेट के बारे में। देखिए HPSC का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होना है जिन सब्जेक्ट का, उनका कब होगा, तो उनका मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका एग्जाम दिसंबर में होगा। जी हाँ, दिसंबर का भी आप थोड़ा सा लास्ट में लेके चलें, इनका जो एग्जाम होना है। पहले ये सूचनाएं मिली थी कि नवंबर के लास्ट में और जल्दी ही उनकी जो है एग्जाम डेट आ जाएगी। लेकिन एक रिजर्वेशन का केस HPSC PGT भर्ती पर हुआ है और उस रिजर्वेशन का केस जो है वो कोर्ट में है, उसका डिसीजन अभी आना है। उसमें कैंडिडेट्स ने, जो पटिशनर है उसने ये कहा है कि HPSC ने कैटेगरी वाइज का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है वो गलत है, वो संविधान के विरुद्ध है और संविधान के अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन लागू होना चाहिए कि कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व्ड सीट पर भी फाइट कर सकते हैं। और HPSC ने इसको एक तरीके से लिमिटेड कर दिया है, यानी कि एक उनको दायरे में रख दिया है सिर्फ कैटेगरी के। तो ये इस पे केस है कि वो चाहते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीट्स होती हैं उन पर भी वो फाइट कर सकें। तो ये केस चला हुआ है और इसकी एक तो आज यानी कि 2 तारीख को इसकी एक हीयरिंग थी, उसमें आगे डेट मिली है, शायद दिसंबर की मिली है। और एक और है इसकी हीयरिंग की डेट, जब वो हो जाएगी, जैसे ही पता चलेगा उसका रिजल्ट तो वो आपको बता दूंगा, यहाँ पर स्पष्ट कर दूंगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव एग्जाम आपका दिसंबर में होने जा रहा है, आ जाएगी नवंबर के अंदर इसकी एग्जाम डेट आपकी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जिनका हरियाणा कैडर में भी हुआ और मेवात कैडर में भी हुआ उनको कौन सा स्टेशन मिलेगा। देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोनों के लिए फॉर्म भरा था, उनका एग्जाम एक ले लिया गया था। ये थोड़ा सा सही, सुविधा के अनुसार तो सही है लेकिन रूल्स के हिसाब से थोड़ा सा नहीं था कि भाई दोनों का फॉर्म अलग अलग भरवा के एक एग्जाम ले लिया था। तो इनका एक एग्जाम हो गया था, चलो सुविधा के अनुसार ठीक है, कैंडिडेट्स को कोई आपत्ति थी नहीं, तो इनका एक एग्जाम ले लिया था। तो अब इनको ये है कि जब इंटरव्यू के बाद ये जाएंगे तो ये मेवात कैडर में सिलेक्ट होंगे या हरियाणा कैडर में। देखिए इसका ये है कि पहले प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाएगी और प्रेफरेंस में जो मेवात की भर देंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं मेवात से, तो जब वो मेवात की प्रेफरेंस भरेंगे उनको तो मेवात कैडर ही मिलेगा जो मेवात की प्रेफरेंस भर देंगे। और जो पहले हरियाणा की प्रेफरेंस भरेंगे, मेवात कैडर के कैंडिडेट्स जो प्रेफरेंस भरेंगे उनको देने के बाद
कट ऑफ उठाएंगे। कट ऑफ से पहले हरियाणा की सीट को भरेंगे, जो हरियाणा की पोस्ट है उनको भरेंगे, और उसके बाद जो कैंडिडेट बच जाएंगे मिनिमम या लो कट ऑफ वाले, उनको मेवात कैडर में भेजा जाएगा। यानी कि आपकी जो पहले प्रेफरेंस भरी जाएंगी, मेवात कैडर में जो भरेंगे, जो मेवात के कैंडिडेट्स हैं, जो मेवात में रहने वाले, वो तो मेवात की ही भरेंगे, उनको मेवात दे देंगे। उसके बाद जो हरियाणा कैडर को भरेंगे तो वो कट ऑफ यानी कि मेरिट के हिसाब से, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से देंगे, और जो बच जाएंगे कैंडिडेट हरियाणा की सीट फिल होने के बाद पूरी भर जाएंगी, तो उनको फिर मेवात जो है वो स्टेशन मिल जाएगा। यानी कि लगभग अब तक जितने भी रिजल्ट आए हैं इनमें पोस्ट ही खाली रह सकती हैं क्योंकि कैंडिडेट्स कम हैं। तो इनके लगभग जितने इंटरव्यू पे हैं वो अपना इंटरव्यू अच्छे से दें, उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस पे इंटरव्यू के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप पीछे उसमें देख सकते हैं क्या पहन के जाना है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जल्द कोशिश करूँगा एक और वीडियो इस पर बना सकूँ। तो यही था। आपका कोई सवाल है या आपका कोई और मुद्दा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आपका रिप्लाई करने की। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।